आप अब आपको एक मिसाल देता हूँ मैं, दो चीजों का फर्क याद रखिए। अगर कोई बोला आपको कि मैं आपको 1,000 रुपए दे देता हूँ, ये 1,000 नहीं समझे आप, 1,000 तो कोई कीमत ही नहीं है, आपको जो 1,00,000 रुपए दे देता हूँ, लेकिन आप खामोश बैठो, आपको क्या मिल रहा है उसके बारे में मत पूछो, मैं आपको 1,00,000 रुपए दे देता हूँ, पैसा लगा देता हूँ आपके ऊपर, लेकिन आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप जो है कुछ बोलेंगे। तो आपको महसूस होता है कि शायद मेरी कीमत 5,00,000 रुपए है, इसलिए इन्होंने 1,00,000 रुपए देके बोला कि भाई अब तुम खामोश बैठ जाओ। पैसे तो मिल जा रहे अच्छे खासे, मगर बट ये भी आपको शक होते रहता कि भाई शायद 5,00,000 रुपए मेरा हक होगा, लेकिन मेरे को 1,00,000 रुपए मिल रहे, तो शायद कुछ ना कुछ है, रहता नहीं रहता आपको तजस्सुस आपकी कीमत का। बोलिए आप। जी सर, जी सर। रहता ना आपके हक का, आपको रहता ना, भाई ने 1,00,000 रुपए क्यों दे रहा, फिर इसको मेरे मेरे नाम पे कितने आ रहे पैसे, तो जो 1,00,000 मिल रहे वो वेलफेयर था निजाम की तरफ, बट लोगों को क्या लग रहा था कि भाई वी डिजर्व बेस्ट थिंग, ठीक है, हम हमको और बेहतर मिल सकता था, तो ठीक है। तो ये चीजें थी। तो सबसे पहला जो लोगों में चेंज आता, पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता, लोगों को लगता कि भाई ये जो निजाम की पॉलिसी है ये गलत पॉलिसी है, और लोगों में एक, जिसको बोलते हैं ना कि शऊर पैदा होता, बेदारी पैदा होती, जिसके बाद से चेंजेस आना शुरू हो जाते, वो है चंदा रेलवे स्कीम। मैं कल बोला था आप लोगों को, और ये चंदा मतलब क्यों बोला मैं चंदा? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। गाँव इज इन नहीं महाराष्ट्र। नहीं सर, चांदीपुर। जी। तो ये वही चंद्रपुर। चंद्रपुर। जी। तो ये रेलवे स्कीम थी, और निजाम चाहते थे कि थोड़ा महंगा ही क्यों ना सही, हम जो है रेलवे लाइन बिछाएंगे, पूरे इंडिया में फैला देंगे, क्योंकि तेलंगाना में कोल के रिजर्व ज्यादा है, और बिजनेस और ट्रेड के हिसाब से भी बहुत अच्छा अच्छा हो गया था हैदराबाद। तो अब उन्हें चाहते थे कि भाई महंगा ही क्यों ना सही, बट ठीक है, क्योंकि अपने को कोई चारा नहीं है, तो इन्हें चाहते थे कि भाई पूरे इंडिया में जो है हम आगे चल के वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको वापस, मतलब जितना सरमाया लगा है उससे ज्यादा हम मुनाफा कमा लेंगे, तो निजाम की वो सोच थी। ठीक है। चंदा रेलवे स्कीम, कौन से स्कीम बोल के पूछ रहे हैं ना, तो चंदा रेलवे स्कीम, ये स्कीम है। और जब ये स्कीम शुरू हुई थी रेलवे लाइन बिछाने की, तो 1883 में ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे निजाम के स्टेट में। कौन थे उस वक्त हुकुमरान, बताइए जरा, 1883 में कौन थे हुकुमरान, जरा बोलिए। नो वजीर सर। थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मोहम्मद खान, महबूब अली खान, मीर महबूब महबूब अली खान। महबूब महबूब अली खान थे सर। जी, मीर महबूब अली खान थे उस वक्त। और जो है उन्होंने थे, और 1883 में जो ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिए थे सालार जंग अव्वल, बट उस वक्त तक उनका इंतकाल हो जाता, कलरा बीमारी, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, कलरा बीमारी से उनका इंतकाल हो जाता। हैजा। हैजा बोली। हैजा बोलते हैं, ये है हैजा है, ठीक है, हैजा। ठीक है। तो ये उस वक्त, खैर, वो इंतकाल हो जाता उनका। तो ये जो है जब चंदा रेलवे स्कीम शुरू होता, तो उसके बाद से लोगों में मुखालिफत पैदा होती, लोग जो है जलसे करते इसके खिलाफ, लोग खामोश खामोश तरीके से जलसे करते, लोगों में पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता कि अच्छा, अरे ये तो गलत हो रहा उनके, तो ऐसा। तो एक बंदे का नाम है जो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप भूलना नहीं, क्या नाम है इनका, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। क्या नाम है, अघोरनाथ। अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। जी। इसी तरह मुल्ला अब्दुल कय्यूम, ये दो लोग क्या करे थे, पूरे प्रोटेस्ट को चलाए थे, और ये बताए थे, अपना ओपिनियन जाहिर करे थे, इजहार ख्याल करे थे लोगों के बीच में, कि ये जो स्कीम है रेलवे की, ये हैदराबाद स्टेट के अवाम के मफादात के खिलाफ है। यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब बैंक का इंटरेस्ट नहीं, ये मफादात बोल के जो उर्दू में रहता उस मफादात। तो या ये बोले कि भाई ये जो स्कीम शुरू कर रहे हैदराबाद स्टेट में जितने लोग हैं उनके मफादात के खिलाफ है, और ये बोले कि ये स्कीम के बारे में जो तफसीलात है, ये तफसीलात को लोगों के सामने लाया जाए। ठीक है। क्योंकि इस स्कीम के बारे में जो डिटेल्स थे वो लोगों के सामने मौजूद नहीं थे। तो डेमोक्रेसी क्या बोलता, यही बात है, डेमोक्रेसी बोलता कि आप स्कीम शुरू कर रहे, उस स्कीम के बारे में लोगों के सामने नॉलेज रखना, लोगों के सामने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसा आपको एक फ्लाई ओवर बनाना है, तो फ्लाई ओवर बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम आता, बिडिंग होती, बाजाबता होती ना, कि हमारे को फ्लाई ओवर बनाना है, कितने कंपनियां थे, कोई बोलता हम 500 करोड़ में बनाते, लेकिन हम ये टेक्नोलॉजी यूज करते, कोई बोलता हम 600 करोड़ में बनाते, सामने से रहता उसको भी, उन बोलते हम उससे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाते, लेकिन उन जो 100 करोड़ में बना रहा उन 50 साल का ही दे रहा, हम 80 साल की गारंटी दे रहे। होता है ना बिडिंग, ये टेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? टेंडर। टेंडर। ठीक है, टेंडर होता ना।
मालूम होना चाहिए, अखबारों में नोटिफिकेशन आता कुछ भी हाँ सर, करने से मालूम सर। पहले, आता ना अखबारों में, कभी देखते हैं आप टेंडर नोटिस बोल के अखबारों में पढ़ रहे, देखते हैं आप अखबारों में? जी सर, देखते सर। तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं, तो क्या होता कि ये क्या है, डेमोक्रेसी है, आप जो भी करते पब्लिक के सामने सारा इंफॉर्मेशन रहता, ठीक है। तो अब उन्होंने बोले, ये जो दो लोग हैं अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और मुल्ला अब्दुल कय्यूम, क्या करे, बोले निजाम से, बोले आप डिटेल्स जो भी है लाओ, लोगों के सामने रखिए आप लोग। तो गवर्नमेंट क्या है, इन स्पाइट ऑफ दिस प्रोटेस्ट ऑफ द पीपल, implemented the scheme in toto yet। तो उन्हें ये बोले कि देखिए, ये स्कीम अभी जो है इब्तिदाई मरहले में है, और इस स्कीम के बारे में हम लोग जो है, जो आप लोग जो गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में कि ये अवाम के मफादात के खिलाफ है, ये गलत है। तो ये जो है मतलब लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिए थे। तो ये बोलते थे कि स्वदेशी पॉलिसी लाओ, मतलब आप समझ रहे हैं, आप ब्रिटिश के मदद के बजाय हमारी अपनी टेक्नोलॉजी लाओ, और ब्रिटिश के साथ आप कॉपरेशन जो है वो भी एक तरीके से पॉइंट ऑफ एतराज था, मतलब एतराज की जगह थी। ये प्रॉब्लम था कि आप ब्रिटिश के साथ ये मत करिए, ये काम मत करिए, क्योंकि ब्रिटिश फिर हमारे पास भी डोमिनेट करेंगे, फिर अपने हिसाब से काम करेंगे। और ये क्या है, आगे चल के ब्रिटिश का, आपको मालूम होना चाहिए, एक प्रॉब्लम ब्रिटिश का क्या था कि कपड़ा कॉटन का, सॉरी कॉटन उगता था इंडिया में, लेकिन वो जाता था ब्रिटिश को, और फाइन प्रोडक्ट बन के इंडिया आता था। आपको महात्मा गांधी क्यों बोले खद्दर के कपड़े पहनो बोल के? मालूम है आपको, खद्दर के कपड़े, वो एक कपड़ा रहता हो, ठीक है, जो कि उसको चरखे पे इस्तेमाल करने बोले। क्यों बोले बताइए, कोई बोल सकते? तो यहाँ बनता था बिल्कुल इंडिया में। जी। स्वदेशी है। 4 करोड़ लोग ऐसे थे जो 3 टाइम में, एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता था उस दौर में। ऐसे लोग है, एक टाइम भी उनको खाना नहीं मिलता था, ऐसे फाके करने वाले बहुत लोग थे। तो महात्मा गांधी देखे, बोले कि भाई ये क्या है, तो अब इंडिया में जो कपड़ा मिलता था वो लंदन का बना हुआ रहता था, समझ रहे हैं आप लोग बात मेरी? तो क्यों, यहां से रॉ मटेरियल लंदन जाता, वहां से वो कॉटन का कपड़ा बन के मशीन का यहाँ आता था। तो ब्रिटिश वाले इतना एक्सप्लॉइट करते थे, तो गांधी बोले कि भाई हम जो है स्वदेशी मतलब स्वदेशी वही बात है कि भाई ये क्या है, चरखा, जब लोगों को मुलाजिमत मिलती ना भाई, आप कपड़ा बुने, तो लोग बोलते हैं भाई हम ब्रिटिश के कपड़े नहीं पहनेंगे, और हम जो है ये कपड़ा पहनेंगे। बाय द वे, जो वो कपड़ा था ब्रिटिश का, मशीन से बन के सस्ता आता था, और ये खद्दर का कपड़ा थोड़ा महंगा होता था। लेकिन गांधी जी ये बोलते थे कि आप खद्दर का कपड़ा पहनेंगे तो मेरे माताएं जो है 3 टाइम में एक टाइम खाना खा लेते, आप प्लीज खद्दर का कपड़ा पहनिए बोल के ऐसा बोलते थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी सर। तो यही डर जो है दक्कन स्टेट में लोगों को था कि ब्रिटिश वाले क्या करते, रेलवे लाइन बिछा के क्या करते, आपके स्टेट में क्या करते, वो सामान लाके बेचते, और जो भी लोग है उनका बिजनेस खराब हो जाता, और उनका डोमिनेशन शुरू हो जाता। तो ये सारी चीजें थी। और 1892 में एक और तंजीम, आर्य समाज के नाम से, क्या है वो आर्य समाज, क्या है 1892 में, सॉरी 1892 में आर्य समाज शुरू होता, और ये अपने एक्टिविटीज को शुरू कर देता। अच्छा, आर्य समाज का क्या काम है? आर्य समाज बोलता था कि मुसलमानों का बोलबाला हो रहा, इस्लाम का बोलबाला हो रहा, हिंदू हेरिटेज और कल्चर को कोई नहीं पूछ रहा। तो आर्य समाज क्या है, पूरे हैदराबाद में अपने ब्रांचेस खोलता, और उनका मकसद क्या रहता, हाईलाइट द हिंदू हेरिटेज एंड कल्चर। यानी हिंदू हेरिटेज के को हाईलाइट करो, और उनके कल्चर को क्या करो, बढ़ावा दियो, और जो भी जो है सरगर्मियां उनकी तौहीन करते उनको बंद करो। आर्य समाज क्या करते थे, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ हिंदूज। समझ गए? हिंदुओं के मफादात के तहफ्फुज के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता। तो आर्य समाज का मकसद क्या, एक लाइन में अगर बोला जाता, टू हाईलाइट द हिंदू हेरिटेज एंड कल्चर। और एक आर्य समाज क्या है, तो आर्य समाज के प्रोमिनेंट लीडर कौन है? स्टालवार्ट्स, ये मतलब ये नाम है इसके, जैसा कि केशवराव कोराटकर, ये एक बहुत बड़ा नाम है। ये क्या है, प्रोमिनेंट अमंग द लीडर्स। जो आपको मालूम है बाला गंगाधर तिलक, ये सारे लोग उस वक्त उनके हम असर थे ये लोग इंडियन लेवल पे। लेकिन ये जो ये लोग थे, मैं अभी नाम बताऊंगा आप लोगों को। तो ये
बेसिकली आए थे कैसा बोलते हो, ये पूरा हिंदू कल्चर बोल के नहीं आया था। पहले ये लोग आइडियाज लाए कि स्वदेशी कल्चर, स्वदेशी मतलब देश का कल्चर, हमारा अपना कल्चर बोल के ऐसा धीरे धीरे वो करे थे। तो ये लोग स्वदेशी आइडियाज को लाए थे निजाम स्टेट में 1883 से। तो ये आर्य समाज कब बना था, बोलिए भाई। 1892 1892 तो ठीक है। आर्य समाज बाद में बना था, लेकिन ये स्वदेशी आइडियाज जो है पहले से बने थे। तो यहाँ पे नाम जो है ये है दामोदर स्टालवाद, क्या है, सतवालकर, ठीक है, और अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, ये लोग क्या है, आर्य समाज को हैदराबाद में प्रमोट करने वाले बड़े नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, दामोदर सतवालेकर और अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, ये बड़े नाम है जिन्होंने हैदराबाद में आर्य समाज, पहले से इंडिया में था ये लोग, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ भी काम करे थे। तो हैदराबाद में आर्य समाज के बड़े दो लीडर हैं, दामोदर, क्या नाम बोलिए जरा, सतवालेकर, दामोदर सतवालेकर और अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। ये दोनों जो है हैदराबाद स्टेट में आर्य समाज के बड़े कायम करने में बड़ा रोल अदा करे थे। गणेश फेस्टिवल्स को मनाना शुरू करे थे बड़े पैमाने पर। तो बाल गंगाधर तिलक नाम बोला मैं अभी आपको, उन्होंने जो है बॉम्बे में क्या करते थे, लोगों में फीलिंग्स पैदा करने के लिए अपने मजहब और अपने कल्चर के तय, सेम सिस्टम जो है यहाँ पे हैदराबाद स्टेट में गणेश फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करते थे। दो बड़े नाम है, वो दो नाम मैं आपको बोल दिया। तो ये लोग क्या करते थे, बड़े पैमाने पे गणेश के फेस्टिवल्स वगैरह मनाया